स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सरल किताब में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम्स 22 जुलाई से स्टार्ट होने थे, लेकिन बीटी की सारी तैयारियां ना होने के कारण आपके एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं। तो आप लोगों को तैयारी करने का थोड़ा मौका और मिल गया है और 30 जुलाई तक आप लोगों के प्रयोगात्मक परीक्षाएं होनी है। तो अभी तक हम लोगों ने मेट्रोलॉजी के 85 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। आज की इस वीडियो में इसी 85 क्वेश्चंस के आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं 85 करवा दिए हैं। उसके आगे इसी वीडियो में मैं आपको 100 क्वेश्चंस की अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए 85 प्लस 15 क्वेश्चन और ऐड करके मैंने 100 क्वेश्चन की एक पीडीएफ बना दी है। तो आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एक साथ मिल जाएंगे। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। बाकी जितना भी आपका क्वेश्चन बच रहेंगे आगे आने वाले वीडियो में और भी क्वेश्चन करवाएंगे, उनकी पीडीएफ में अगले नेक्स्ट लेक्चर में या उसके बाद वाले लेक्चर में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद आप लोग 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके एक साथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? क्वेश्चन नंबर 86 है, द्रवयुक्त ग्लास थर्मामीटर में भरे द्रव का आयतन प्रसार गुणांक होना चाहिए। ऑप्शन दिया है निम्न, अधिक, जिसमें भरा गया है उसके बराबर, और चौथा ऑप्शन है कुछ कह नहीं सकते। तो पहले हम लोग देखते हैं, ये एक मान लीजिए ग्लास युक्त थर्मामीटर है, कुछ आपकी इस तरीके से होती है, ठीक है, ये इस तरीके से, इसमें टेम्परेचर रीडिंग इस तरीके से शो होती है। यहाँ पर हम लोग पारे भरा होता है, इस थर्मामीटर में पारा भरा होता है। अगर जब ये थर्मामीटर हमारा गर्म वस्तु के संपर्क में आएगा तो पारा हमारा ऊपर की ओर चढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर पारा ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पारा हमारा ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ेगा और ये रीडिंग कम देगा, पारा हमारा रीडिंग कम देगा। अगर इसका प्रसार गुणांक अधिक है, आयतन प्रसार गुणांक अधिक है, तो ये ज़्यादा ऊपर तक जाएगा और एग्जैक्ट रीडिंग देगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा ग्लास युक्त थर्मामीटर है उसमें जो द्रव भरा होना चाहिए उसका आयतन प्रसार गुणांक कैसा होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ग्लास थर्मामीटर में भरे द्रव का संसंजन बल होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग ग्लास थर्मामीटर में पारा भरा था, क्या भरा था? पारा। अब पारा जब हमारा ऊपर की ओर चढ़ गया ग्लास में, इस ग्लास में हमारा ऊपर चढ़ गया पारा, अब जब टेम्परेचर डाउन होगा तो पारा हमारा नीचे आएगा। लेकिन अगर संसंजन बल कम है, संसंजन बल का मान कम है और असंजन बल अधिक है, तो पारा हमारा ग्लास की ट्यूब से चिपक जाएगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो होगा वो हमारा कम शो होगा, ठीक है। तो अगर संसंजन बल का मान अधिक होगा तो होगा क्या? पारा ग्लास की ट्यूब से नहीं चिपकेगा, या जो भी लिक्विड इसमें भरा है ग्लास में, ट्यूब में, वह ग्लास की ट्यूब से नहीं चिपकेगा और पूरा का पूरा द्रव हमारा नीचे की ओर आएगा और हमारी एग्जैक्ट रीडिंग देगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा संसंजन बल का मान है वह भी अधिक होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तापमान मापन की संपर्क विधि कौन सी है? संपर्क विधि हम लोग ऐसी विधि को कहते हैं जिसमें, जैसे मान लीजिए ये कोई गर्म वस्तु थी, ये हॉट थी, और हमें इसका टेम्परेचर नापना है कि ये कितना हॉट है, इसका टेम्परेचर कितना है, ठीक। तो कांटेक्ट मेथड वह मेथड है कि जो भी हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा
वह इंस्ट्रूमेंट इस वस्तु के जब कांटेक्ट में आएगा, मतलब टच कराया जाएगा, तभी वो इसका तापमान बता पाएगा। तो हमारा द्विधात्विक तापमापी ये भी कांटेक्ट मेथड है। ग्लास थर्मामीटर ये भी हमारा कांटेक्ट मेथड है। दाब तापमापी यह भी आपका संपर्क विधि के अंतर्गत आता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऐसे तापमापी जो बिना गर्म वस्तु के संपर्क में आए बिना ऊष्मीय विकिरण की सहायता से तापमान का मापन करते हैं, क्या कहलाते हैं? ठीक, अभी हम लोगों ने देखा था कि संपर्क विधि में जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था वह वस्तु के संपर्क में आकर ही रीडिंग बता पा रहा था। लेकिन अगर हम कह दें ये जो हमारी वस्तु है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अगर इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या 1100 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ज़्यादा है, या 900 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो उस केस में होगा क्या, अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स इस बॉडी के संपर्क में लाएंगे तो क्या होगी, वह जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा पिघल जाएगा और रीडिंग बता ही नहीं पाएगा, टेम्परेचर बता नहीं पाएगा, इंस्ट्रूमेंट हमारा फेल हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग संपर्क विधि का प्रयोग नहीं करते। ऐसे टेम्परेचर को नापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का यूज करते हैं, पायरोमीटर का यूज करते हैं। पायरोमीटर हमारा क्या है, पायरोमीटर जो गर्म वस्तु है इससे निकलने वाली जो विकिरण है, ठीक, विकिरण है, विकिरण के थ्रू सेंस करके ये बता देता है कि जो हमारी बॉडी है जिससे ये विकिरण निकल रही हैं, ऊष्मीय विकिरण आ रहा है, उसका टेम्परेचर कितना है उस बॉडी का, तो ये हमारा पायरोमीटर करता है। और पायरोमीटर हमारा एक कांटेक्ट विधि नापने वाली मेथड नहीं है, मतलब पायरोमीटर आपका कांटेक्ट विधि के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रोबोस्कोप की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो स्ट्रोबोस्कोप को आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, इसमें जो हमारी रोटेटिंग शाफ्ट है उसमें हमने क्या किया है, एक डिस्क लगा दी है। ये जो हमारी रोटेटिंग शाफ्ट आप लोग देख रहे हैं इसमें हमने क्या किया है, एक डिस्क लगा दी है, और डिस्क में हमने एक मार्क लगा दिया, मार्क मतलब हमने एक पॉइंट लगा दिया, चिन्ह लगा दिया है, जो कि आप लोग पॉइंट ए के नाम से देख रहे होंगे। इसमें अब हम लोगों ने क्या किया, जो हमारी जो लाइट सोर्स था, लाइट सोर्स जिससे हम लोग फ्लैशिंग लाइट मतलब चकाचौंध प्रकाश हम लोग डालेंगे जब डिस्क घूमती हुई डिस्क पर, तो होगा क्या, जब हमारे चकाचौंध मतलब फ्लैशिंग लाइट पर हम लोग इस चिन्ह को देखेंगे तो ये हमें स्थिर दिखाई देगा। ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि जो डिस्क की घूर्णन आवृत्ति है वह प्रकाश की जो हमारी फ्लैशिंग लाइट है उसकी आवृत्ति के बराबर है, मतलब डिस्क की आवृत्ति और फ्लैशिंग लाइट की आवृत्ति एक समान है। और ये जो हमारी फ्लैशिंग लाइट की आवृत्ति है इसको हम लोग, ये जो आप लोग देख रहे होंगे अंशांकित स्केल, मतलब ये रीडिंग हम लोग ये स्केल पर पढ़ लेंगे कि इसकी जो फ्लैशिंग लाइट है इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, तो वही आपका बता देगा कि ये रोटेटिंग डिस्क की फ्रिक्वेंसी भी कितनी है। तो इसकी सहायता से हम लोग करते क्या है, स्ट्रोबोस्कोप की सहायता से हम लोग आवर्त गति तथा घूर्णन गति दोनों का मापन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, आवर्त गति व घूर्णन गति। और एक चीज़ बता दें, जब आपकी ये रोटेटिंग शाफ्ट है जिस पे हमने डिस्क लगाया है उस पे अगर हम लोग फ्लैशिंग लाइट नहीं डालेंगे, ठीक, तो डिस्क हमारी जब घूमेगी तो हमारा जो चिन्ह है वो भी हमारा घूमता हुआ प्रतीत होगा। लेकिन जब हम लोग फ्लैशिंग लाइट डालेंगे तो वह चिन्ह हमारा स्थिर दिखाई देगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरएमएस का पूरा नाम क्या है। तो आरएमएस हम लोग जानते हैं, आरएमएस ये हमारा सरफेस रफनेस निकालने का एक फार्मूला होता है। इसका
फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 है CLA का पूरा नाम क्या है। ठीक, तो CLA जो हमारा होता है, CLA का पूरा नाम होता है सेंटर लाइन एरिया मेथड। CLA हमारा जो होता है वो उसका फुल फॉर्म होता है सेंटर लाइन एरिया मेथड। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, सेंटर लाइन एरिया मेथड, और किसी में सेंटर लाइन एरिया मेथड नहीं दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 93, सतह रुक्षता प्रभावित होती है, मतलब जो हमारी सरफेस रफनेस है वो प्रभावित होती है किससे। पहला ऑप्शन दिया है स्पीड, डेप्थ ऑफ कट, फीड। ठीक, तो आप लोग वर्कशॉप में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब भी आपने मशीन पर काम किया होगा, अगर हम लोग कटिंग स्पीड का मान कम कर देते हैं तो हमारी जो सरफेस मिलती है वो स्मूथ और अच्छी नहीं मिलती। ठीक है, अगर हम लोग डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा कर देते हैं तब भी हमारी सरफेस रफनेस इफ़ेक्टिव हो जाती है। ठीक, और अगर हम फीड का मान भी बढ़ा देते हैं तब भी हमारी सरफेस अच्छी प्राप्त नहीं होती। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है मशीन में कंपन होने से, टूल की शार्पनेस कम होने से, मतलब अगर हमारी मशीन वाइब्रेट हो रही है और हमारी टूल की जो शार्पनेस है वो कम हो गई है तब भी हमारी सरफेस रफनेस प्रभावित हो जाएगी। तो हमारा और दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया है कूलेंट का समुचित प्रयोग न करने पर, मतलब अगर हम लोग किसी भी मटेरियल की कटिंग कर रहे हैं और कूलेंट का उचित प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो हमारा तब भी सतह इफेक्ट हो करेगी, सतह हमारी अच्छी प्राप्त नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, मतलब इन सभी के कारण हमारी सतह रुक्षता प्रभावित होती है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 है, यदि कटिंग टूल के घिसाव, घर्षण इत्यादि के कारण अनियमितताएं उत्पन्न हो तो उसे क्या कहते हैं। अनियमितताएं का मतलब ये है इर्रेगुलरिटीज। ठीक, तो देखते हैं ये क्या है। इर्रेगुलरिटीज का मतलब अनियमितताएं, मतलब उसकी हिंदी अनियमितताएं। ठीक, तो क्वेश्चन बोल रहा है यदि कटिंग टूल के घिसाव, घर्षण के कारण अनियमितताएं उत्पन्न हो तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है प्राइमरी टेक्सचर रफनेस, दूसरा है सेकेंडरी टेक्सचर रफनेस, और तीसरा दिया है टर्सरी टेक्सचर रफनेस, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी सेकेंडरी ये टेक्सचर रफनेस है क्या। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारी रफनेस सरफेस बनती है वो हमारी कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है, तो अगर हम इसमें 2 P की वैल्यू लें तो इसको हम लोग LR से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और अगर हम यहाँ से ये दूरी लें, ये दूरी भी हमारी LR ही होगी। ठीक, चलो फिगर से फिर से बनाते हैं। हमने क्या किया, मान लीजिए सतह हमारी कुछ इस तरीके से मिली। ठीक, अगर हम लोग ये वाली दूरी देखें तो इस वाली दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, LR। ठीक, फिर अगर हम लोग यह वाली दूरी देखें, यहाँ से ये वाली दूरी देखें, इसको हम लोग कहते हैं HR। ठीक, अगर हम लोग LR और HR का रेशियो निकालें, LR और HR का रेशियो निकालें, यह अगर 50 से कम आए, मतलब क्या है 50 से कम आए तो हम लोग कहेंगे यह हमारा प्राइमरी टेक्सचर कहलाएगा, प्राइमरी टेक्सचर रफनेस कहलाएगा। अगर यही वैल्यू अगर 50 से अधिक आती है तो वो हमारा सेकेंडरी टेक्सचर रफनेस कहलाएगा। ठीक, प्राइमरी टेक्सचर रफनेस में ये जो हमारी वेब प्राप्त होती है, अभी जो हमने वेब बनाई थी
ये प्राइमरी में इसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, लेकिन जो हमारी सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी टेक्सचर रफनेस है, इसमें तरंग दैर्घ्य का मान अधिक होता है, इस तरीके से अधिक होता है। तो ये हमारा सेकेंडरी टेक्सचर रफनेस है। और यदि हमारा कटिंग टूल इत्यादि के कारण इरेगुलरिटी प्राप्त होती हैं तो उसे हम लोग प्राइमरी टेक्सचर रफनेस के नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, प्राइमरी टेक्सचर रफनेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 है, दो चूड़ियों के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं? ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों ने एक कोई थ्रेड ये ले ली, ये हमने कोई एक थ्रेड ली, ठीक है। अब हम क्या करें, क्वेश्चन कह रहा है दो चूड़ियों के मध्य बने कोण को, ठीक। तो अब हमारी एक चूड़ी ये है और दूसरी वाली चूड़ी ये है, इन दोनों के मध्य बने कोण को ये वाला कोण पूछ रहा है क्या कहलाता है, ठीक। तो ये वाला जो कोण होता है इसको हम लोग थ्रेड एंगल बोलते हैं, मतलब चूड़ी कोण बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, चूड़ी कोण। पहला ऑप्शन दिया है फ्लैंक कोण। फ्लैंक कोण हमारा क्या होता है, ये इस कोण को हम लोग फ्लैंक कोण के नाम से जानते हैं, यह है हमारा फ्लैंक कोण कहलाता है, ठीक। ट्रंकेशन क्या है, आगे आने वाले क्वेश्चन में भी ट्रंकेशन भी बताएंगे और लीड भी बताएंगे कि लीड भी क्या है और ट्रंकेशन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सीएमएम का पूरा नाम होता है। तो सीएमएम का पूरा नाम होता है कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी चूड़ी के शीर्ष, जैसे हमने एक थ्रेड ये बना दी, हमने एक थ्रेड ये बना दी। क्वेश्चन कह रहा है किसी चूड़ी के शीर्ष व गर्त को गोलाकार बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब ये इसका शीर्ष हो गया और यह इसका गर्त हो गया। तो अगर हम लोग शीर्ष को गोलाकार कर दें इस तरीके से और गर्त को भी गोलाकार कर दें इस तरीके से, ये ऐसे और ये ऐसे, मतलब जो हमारा फाइनली ये इस तरीके से कुछ थ्रेड की डिजाइन बनेगी, ठीक। आपको क्या करना है, बस इसको और इसको गोलाकार कर देना है। तो ये गोलाकार करने की जो प्रक्रिया है इसको हम लोग ट्रंकेशन के नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ट्रंकेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक गियर को स्थिर रखकर पिच वृत्त की परिधि पर दूसरे गियर का मुक्त विस्थापन क्या कहलाता है? ठीक, तो पहले हम लोग गियर बना लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक गियर का टीथ, ये हमारे पास एक गियर था इस तरीके से, ये हमारे पास एक गियर था, ठीक। अब हम क्या किए, यहाँ से हमारा इस तरीके से पिच सर्किल जाएगा, ठीक। तो पिच सर्किल से ऊपर की जो डिस्टेंस होती है वो एडेंडम होती है और नीचे वाली डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डेडेंडम कहते हैं, ठीक। लेकिन अगर एक गियर को हम लोग फिक्स कर दें और दूसरे गियर का विस्थापन करवाएं तो जो उसमें विस्थापन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बैकलेस। क्या कहेंगे हम लोग, बैकलेस। आप लोग यहाँ से देख ही रहे होंगे एडेंडम किसे कहते हैं और डेडेंडम किसे कहते हैं। पिच सर्किल से गियर के ऊपरी सरफेस तक की दूरी हमारी एडेंडम कहलाती है और नीचे तक की दूरी आपकी डेडेंडम कहलाती है, ठीक। और
एक गियर को स्थिर रखकर दूसरे गियर का मुक्त विस्थापन हमारा क्या कहलाता है? बैकलेस। हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी चूड़ीदार अवयव को एक चक्कर घुमाने पर चली गई अच्छी दूरी कहलाती है। ठीक, जैसे हमारे पास कोई एक बोल्ट थी, इसमें हमने किसी नट को एक चक्कर घुमा दिया। सपोज दैट ये हमने एक नट बना दी, नट को हमने एक चक्कर पूरा घुमा दिया, तो एक चक्कर घुमाने पर यह जो नट आपकी दूरी चलेगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, लीड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, पिच तथा लीड में संबंध होता है। तो जो हमारी पिच होती है, पिच आपको पता होगी किसे कहते हैं? पिच जो होती है वो लीड का n टाइम्स होती है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? पिच इज इक्वल टू, सॉरी उल्टा हो गया। जो हमारा लीड होता है, जो आपका लीड होता है वो पिच का n टाइम होता है, पिच का n टाइम होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, लीड इज इक्वल टू n इंटू पिच। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। क्वेश्चन नंबर 101 है, किसी शाफ्ट या छिद्र की मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट तथा बेसिक साइज के अंतर को क्या कहते हैं? तो हम लोग देखते हैं, सपोज दैट ये हमारे पास कोई एक शाफ्ट थी, ये 20 प्लस माइनस 0.02 mm लिखी थी, इसका ये साइज लिखा था। ठीक, तो हमने इसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी आ जाएगी? 20.02 mm, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट हो गई। मिनिमम लिमिट में हम 0.02 घटा देंगे 20 में, इसका बेसिक साइज हमारा कितना हो गया? 20। अगर इसमें से हम लोग बेसिक साइज को घटा दें तो इसका जो अंतर मिलेगा उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग कहते हैं अपर डेविएशन। मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, अपर डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 102 है, किसी शाफ्ट या छिद्र के मिनिमम एक्सेप्टेबल लिमिट तथा बेसिक साइज के अंतर को क्या कहते हैं? जैसे हमारे पास 20 प्लस माइनस 0.02 mm था, इसमें हमारी मिनिमम एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी हो जाएगी? 19.98। ठीक, इसमें से अगर हम लोग बेसिक साइज को घटा दें तो ये जो हमारा प्राप्त होगा इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? लोअर डेविएशन के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग लोअर डेविएशन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, लोअर डेविएशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। 103 है, रेखीय गति का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर पहला दिया है पायरोमीटर। पायरोमीटर आपका हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज होता है, जो कि आपका इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिवाइस है। दूसरा है आपका विभवमापी ट्रांसड्यूसर। ठीक, तो विभवमापी ट्रांसड्यूसर से हम लोग रेखीय गति का मापन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का यूज हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए करते हैं, तो इसका भी यूज हम लोग नहीं करेंगे रेखीय गति मापन में, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन दिया उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, विभवमापी ट्रांसड्यूसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। क्वेश्चन नंबर 104 है, सतह रुक्षता रफनेस वैल्यू को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, पहला ऑप्शन दिया है आपका पैरेलल का, दूसरा ऑप्शन है आपका ये इस तरीके से सी बना है, और तीसरा है RA,
और चौथा ऑप्शन है आपका एम। तो पैरेलल का मतलब ये होता है समांतर, और समांतर में हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वो शेपिंग मतलब शेपर मशीन पर शेपिंग प्रोसेस, और एक्सटर्नल ग्राइंडिंग हम लोग ये हमारा पैरेलल का मतलब होता है शेपर मशीन पर ऑपरेशन होगा, और हम लोग क्या कह सकते हैं, हमारा एक्सटर्नल ग्राइंडिंग भी होगी। सी का मतलब होता है सर्कुलर, और सर्कुलर जो है इसका मतलब ये है कि जिसमें ऑपरेशन होगा वो लेथ पर फेसिंग होगी, लेथ पर फेसिंग, फेसिंग ऑन लेथ, ठीक। और आर ए का मतलब बाद में देखेंगे। एम का मतलब हमारा होता है मल्टी डायरेक्शनल कटिंग। मल्टी डायरेक्शनल कटिंग का मतलब ये है, इसमें जो प्रोसेस होगा वो हमारा लैपिंग एंड होनिंग, लैपिंग एंड होनिंग होती है। एम का मतलब मल्टी डायरेक्शनल कटिंग, और इसमें जो प्रोसेस आता है लैपिंग और होनिंग आता है, तो हमारा रफनेस वैल्यू को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आर ए से रफनेस वैल्यू को प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, आर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। 105 है हमारा, किसी भी भीतरी त्रिज्या को क्या कहते हैं। जैसे हम लोग बाहरी त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस, उसी तरीके से भीतरी त्रिज्या को क्या कहते हैं, तो भीतरी त्रिज्या को हम लोग फिलेट के नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, फिलेट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं उनको एक बार ज़रूर देख लें, और अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, आज तक 105 क्वेश्चन हो गए हैं, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 100 क्वेश्चंस की PDF की लिंक आप लोगों को दे दूंगा। तो आप लोग वहां से 100 क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जिसमें मैंने अभी तक सारे क्वेश्चन जितने भी करवाए हैं वो सारे एक साथ उपलब्ध हैं। आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अदर यूट्यूब चैनल वाले क्या करते हैं, ये इस PDF को कुछ चार्ज लगा के सेल करते हैं, बट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आप लोग बस अपनी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपना सहयोग करते रहिए, और इस PDF को डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।